Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम उन टर्म्स का मतलब समझते हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज योर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में यूज करते हैं, राइट। 4 factors of production, that is your land, your capital, your labor and your entrepreneur. These are the 4 factors of production: your land, your capital, labor and entrepreneurship, right? क्योंकि हम इन्हीं resources को combine कर अपने goods and services की production करते हैं, right? तो ये तो हो गया 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्लियर। अब हम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बाद यहाँ से ग्रेट डिप्रेशन पढ़ेंगे, राइट। ये टर्म्स आगे पीछे इसलिए एक्सप्लेन की जा रही है क्योंकि अगर आपको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक एजेंट्स ये सब टर्म अगर समझ आ गई तो डेफिनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेज रेट, प्रॉफिट्स, ये इनको आप इनसे रिलेट कर पाओगे, राइट। तो अब हम समझते हैं ग्रेट डिप्रेशन के। सो बेसिकली 1929 में आपका नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप की कुछ कंट्रीज में आपका एक ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हुआ था। इस इकोनॉमिक क्राइसिस में आपका जो आउटपुट लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा फेल डाउन हो गया था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। अगर हम पर्टिकुलरली यूएसए की बात करें तो 1929 टू 1933 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स 33% से आपका आउटपुट लेवल फेल डाउन हुआ था और ड्यूरिंग द सेम पीरियड जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 3% से 25% तक राइज हुआ था। तो ये आपका ग्रेट डिप्रेशन था। बट फाइनली इन 1936 सर जॉन मैनार्ड काइंडनेस ने इस ग्रेट डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए आपका एक सॉल्यूशन दिया विच इज़ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। फाइनली 1936 में ही आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो तब पहली बार आया था, राइट। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट टर्म है, हमने यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट वर्ड यूज़ किया तो उससे ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये आपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी पढ़ा होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मीन्स कितने नंबर ऑफ पर्सन आपके किसी भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयड है, उसका हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक एजेंट्स और यूनिट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक एजेंट्स आपके वो इंडिविजुअल्स या वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। इकोनॉमिक एजेंट्स आपका कंज्यूमर भी हो सकते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं, एज वेल एज आपकी गवर्नमेंट भी हो सकती है, राइट। कंज्यूमर आपके इकोनॉमिक एजेंट्स इस वे में होते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा और किस अमाउंट में गुड को यूज करना है, राइट, कंज्यूम करना है। प्रोड्यूसर्स आपके इकोनॉमिक एजेंट्स इस तरीके से होते हैं कि बिकॉज दे हैव टू डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड इवन व्हाट टाइप ऑफ गुड्स दे नीड टू प्रोड्यूस, राइट। एंड गवर्नमेंट इकोनॉमिक एजेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि आपके एक तो वो प्रोडक्शन कंजम्पशन से रिलेटेड डिसीजन लेते ही हैं, ऑल्दो टैक्स रेट्स और सब्सिडीज इन सब चीज़ों से भी रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज इकोनॉमिक एजेंट्स, राइट। उसके बाद वापस कमिंग बैक टू योर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो जब आप किसी भी रॉ मटेरियल को या फिर किसी भी रिसोर्स को एज अ इंटरमीडियरी यूज करते हो किसी नए गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में, तो ऑब्वियसली आप उसको रिटर्न में कुछ देंगे। सपोज कोई लेबर आपकी फैक्ट्री में वर्क कर रही है तो उसको आप एट द एंड ऑफ मंथ वेजेस देते हो। वो लेबर आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो जब आप उसको रिटर्न देते हो तो वेजेस आप किसी और की लैंड पे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो आप बदले में रेंट देते हो, राइट। सिमिलरली किसी भी फर्म में अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऑब्वियसली आप उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली आप किसी भी कैपिटल पे एट द एंड ऑफ मंथ या फिर ईयरली आप उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हो। कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है आपकी कंपनी में तो आप उसको एज अ रिटर्न इंटरेस्ट तो दोगे ना, तो जिस रेट पे इंटरेस्ट दोगे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिमिलरली अगर मेरा खुद का बिजनेस है तो मैं इंटरेस्ट थोड़ी पे करूंगी खुद को, तो मेरे पास प्रॉफिट्स बचेंगे। अगर कोई लेबर आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसको आप वेजेस दे रहे हो तो वो वेज लेबर होता है। अब ये वेज रेट क्या होता है? वेज रेट मतलब जिस रेट पे आप लेबर को सेल और परचेज कर रहे हो। सेल और परचेज से मतलब
जिस रेट पे लेबर आपकी फर्म में काम कर रहा है उस रेट को हम बोलते हैं वेज रेट, राइट। सो अब आपका आता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सेम चीज ही होती है। आप या तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोलो या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आपका सेम होता है। जो रिसोर्सेज आपके गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में यूज होते हैं वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं, राइट। उसके बाद आपकी ये इनपुट्स। इनपुट्स मतलब जो भी आप फैक्टर सर्विसेज दे रहे हो, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीज़ें आपकी इनपुट है। रॉ मटेरियल इज योर इनपुट। उसके बाद आउटपुट आपका क्या आता है, गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, राइट। उसके बाद आते हैं आपके 4 सेक्टर्स भी यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। व्हाट आर द 4 सेक्टर्स? जब भी हम किसी इकोनॉमी की बात करते हैं तो बेसिकली इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्टर। फर्स्ट इज योर फर्म्स, सेकंड इज योर हाउस होल्ड, थर्ड इज योर गवर्नमेंट एंड 4 इज योर एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब फॉरेन सेक्टर, जिसके अंदर आपका एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आते हैं, राइट। अब ये 4 सेक्टर्स होते हैं, बट जब हम 12th का जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे उसमें हम सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे, दैट इज योर फर्म्स एंड योर हाउस होल्ड। हम वो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है एंड देन उनको फाइनली सेल करती है, ये आपका फर्म्स होता है। हाउस होल्ड्स बेसिकली इनको हम बोलते हैं कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं एंड ऑल्सो दे आर प्रोवाइडर ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सर्विसेज को जो प्रोवाइड करता है वो भी आपका हाउस होल्ड सेक्टर करता है, राइट। उसके बाद आपका गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट आपका प्रोड्यूसर भी है और वो आपका कंज्यूमर भी है। एज अ प्रोड्यूसर ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, एज अ कंज्यूमर ये आपके गुड्स एंड सर्विसेज, किसी और फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए उनको कंज्यूम भी करता है। एंड द फाइनल इज योर फॉरेन सेक्टर, योर एक्सटर्नल सेक्टर, जिसके अंदर आपके इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड होता है वो आता है, दैट इज योर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स मतलब जो आपकी डोमेस्टिक कंट्री होती है, जो आपकी खुद की कंट्री से किसी और कंट्री में इंटरनेशनल लेवल पे अगर चीज़ें जा रही हैं तो एक्सपोर्ट। अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आपकी डोमेस्टिक कंट्री में आ रहा है तो दैट इज योर इम्पोर्ट। उसके बाद आपकी 2-3 टर्म्स रह गई, दैट इज योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट कंट्री क्या होता है? इंडियन इकोनॉमी में टर्म 1 में चैप्टर आया था, उसके अंदर भी एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था। फिर भी इसको एक बार दोबारा समझते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब वो इकोनॉमी जहाँ पे आपका प्राइवेट ऑनरशिप होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का। इट मीन्स वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। इवन जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस होते हैं वो भी आपकी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। वो प्राइजेस भी मार्केट फोर्सेस, जो डिमांड एंड सप्लाई है, उनके बेसिस पर डिटरमाइन किए जाते हैं। एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, ये सारे इकोनॉमिक डिसीजंस आपका प्रोड्यूसर लेता है। दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट। उसके बाद आता है आपका कैपिटलिस्ट फर्म्स। क्या होता है कैपिटलिस्ट फर्म्स? वो फर्म्स या वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगेन प्राइवेट ऑनरशिप होती है, राइट। एंड द लास्ट वन इज योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो आपके फिक्स्ड एसेट्स के क्रिएशन पे किया गया हो। फॉर सपोज आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं या मशीनरी, इन चीज़ों पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉन एज योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आइदर आपका कोई इंडिविजुअल करे, गवर्नमेंट करे या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन करे, राइट। तो ये आपके कुछ की कॉन्सेप्ट्स थे जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए थे, तो हमने उनको रिवाइज कर लिया। नाउ अब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्चुअली में स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके संदीप गर्ग से वी आर गोइंग टू डू, राइट। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस इनकम के सर्कुलर फ्लो को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम का फ्लो कैसे? सपोज आपका कोई फर्म है, वो प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। अब जब कोई भी फर्म आपके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है तो डेफिनेटली वहाँ पे इनकम जनरेट होती है, राइट। अब उसने वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए वो किस तरीके से किए? किसी रॉ मटेरियल या किसी रिसोर्सेज की मदद से। एंड व्हाट आर योर 4 रिसोर्सेज? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड योर एंटरप्रेन्योरशिप।
अब उन्होंने इनका यूज कर कर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, आपकी इनकम जनरेट हो गई। फर्म को उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करना पड़ेगा। तो फर्म जब उस इनकम को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करता है? आपका हाउस होल्ड। तो फर्म जब उस इनकम को हाउस होल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो यहाँ से इनकम का फ्लो हुआ। अब हाउस होल्ड सेक्टर उस इनकम को क्या करता है? ऑब्वियसली उसको कंज्यूम करता है, यूज करता है, स्पेंड करता है। वही हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? उस इनकम को स्पेंड करेगा। स्पेंड किस चीज पे करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगा अपनी कंजम्पशन के लिए। तो हाउस होल्ड सेक्टर अगेन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है, और गुड्स एंड सर्विसेज किसने प्रोड्यूस किए? फर्म ने। तो वो इनकम वापस आपकी फर्म के पास आ जाती है। तो यही आपका इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है। सो इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। प्रोडक्शन प्रोसेस में आपके इनकम का जनरेट होना, एंड देन उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं? आपके हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करते हैं। एंड देन फाइनली उसी इनकम का सर्कुलेशन, मतलब वही इनकम आपके हाउस होल्ड से फर्म में वापस आ जाती है इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट? So it refers to cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from households to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. So this is all about your circular flow of income, right? अब हम circular flow of income के phases देखते हैं, right? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेजेस होते हैं। दैट इज योर जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्पोजिशन फेज, राइट? जनरेशन फेज को हम प्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं। इस फेज में क्या होता है? यहाँ पे जो फर्म्स होते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज का यूज कर कर आपके जो फर्म होते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए ही हम इसको प्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं। और जनरेशन फेज क्योंकि अगर आपके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे तो डेफिनेटली आपकी इनकम जनरेट होगी। जनरेशन फेज के बाद जो आपका सेकंड फेज आता है दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज को हम इनकम फेज भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपकी फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे हमने इनकम प्रोवाइड की थी, दैट इज योर फैक्टर इनकम। इस इनकम का फ्लो होता है कहाँ से? फर्म से हाउस होल्ड। ऑब्वियसली यहाँ पे इनकम फर्म में अगर जनरेट होती है तो वो कहाँ पे जाएगी? हाउस होल्ड के पास। और अगर वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो दैट इज वाई दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन फेज और इनकम फेज, राइट? एंड द थर्ड वन इज योर डिस्पोजिशन फेज, जिसको हम एक्सपेंडिचर फेज भी बोलते हैं। इस फेज में क्या होता है? जो इनकम हाउस होल्ड्स को मिली, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिली, जो भी इनकम आपकी रिसीव हुई है इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, जो भी आपको इनकम मिलती है, उस इनकम को आप स्पेंड कर रहे हो किस चीज़ पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे जो फर्म ने बनाए। फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, आप उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हो। एंड देन वही इनकम जिसको आप स्पेंड कर रहे हो वो वापस हाउस होल्ड से कहाँ चला जाएगा? फर्म के पास। तो ये आपके 3 फेजेस थे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। इसको एक बार डायग्रामेटिकली समझते हैं। फर्स्ट इज योर प्रोडक्शन फेज, जहाँ पे आपका इनकम जनरेट होता है, फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, राइट? उसके बाद वो आपकी इनकम फ्लो के हाउस होल्ड्स के पास आती है, दैट इज योर इनकम फेज, जहाँ पे आपकी उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट? फिर वही इनकम को आपके हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम करते हैं, स्पेंड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, और वो इनकम जब उसको स्पेंड करेंगे तो वो वापस कहाँ चली जाती है? फर्म के पास। तो ये आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, राइट? आई प्रेफर कि एग्जाम में अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, सपोज 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो थ्योरी के साथ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो एग्जामिनर को ये लगता है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी स्ट्रांग है और इससे आपका आंसर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट? अब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा, अब हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे, राइट? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 2 ही टाइप है, दैट इज योर रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, पहले हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक देखेंगे, फिर इनको हम इंडिविजुअली डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट? तो
हमने बोला था कि जब भी हम सर्कुलर फ्लो पढ़ेंगे तो हम दो ही सेक्टर्स में पढ़ेंगे, दैट इज योर फर्म एंड योर हाउस होल्ड, राइट। तो फर्म्स एंड हाउस होल्ड के बीच में ही हम फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे। सबसे पहले रियल फ्लो समझते हैं। आपके फर्म से हाउस होल्ड में फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, राइट। फर्म से हाउस होल्ड में फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, और हाउस होल्ड से फर्म में फ्लो होगा आपकी फैक्टर सर्विसेज। फर्म से हाउस होल्ड में फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड से फर्म में फ्लो होगा फैक्टर सर्विसेज। इसी को हम बोलते हैं रियल फ्लो, राइट। अभी आपका मनी फ्लो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्म से हाउस होल्ड में जाता है इनकम, मतलब मनी। हाउस होल्ड से फर्म में आता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और यहाँ क्या जाती है, फैक्टर इनकम। हाउस होल्ड्स के लिए फैक्टर इनकम, फर्म्स के लिए फैक्टर पेमेंट्स, राइट। ये दो सेक्टर्स में इस तरीके से आपका फ्लो होता है। तो आपने क्या देखा, रियल फ्लो में क्या यहाँ पे कोई भी मनी का इन्वॉल्वमेंट है? नहीं। हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज गई, फर्म से वापस गुड्स एंड सर्विसेज आ गया। मनी फ्लो में आपका मनी का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ से अगर फैक्टर इनकम जा रही है, मतलब फर्म्स के लिए फैक्टर पेमेंट्स और हाउस होल्ड्स के लिए फैक्टर इनकम, तो रिटर्न में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में मनी ही आ रहा है। सो अब रियल फ्लो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होना हाउस होल्ड्स और फर्म के बीच में। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, मतलब बार्टर एक्सचेंज की तरह यहाँ पे सिमिलैरिटी है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज है, कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसको हम फिजिकल फ्लो बोलते हैं। अब हम मनी फ्लो के केसेस देखेंगे। तो मनी फ्लो में मनी का फ्लो होता है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं फ्लो करती है, डायरेक्ट मनी फ्लो करता है आपके फर्म्स में और हाउस होल्ड्स के बीच में। यहाँ पे मनी का एक्सचेंज होता है। अगर आपका मनी का एक्सचेंज होता है तो आई डोंट थिंक कि कोई डिफ़िकल्टीज आएंगी बार्टर एक्सचेंज की, राइट। तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है इस केस में। इसको हम नॉमिनल फ्लो बोलते हैं, राइट। तो आई होप आपको रियल फ्लो एंड मनी फ्लो बेसिकली डिफरेंस से ही काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको इंडिविजुअली रीड करते हैं कि रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है, राइट। सो रियल फ्लो का मतलब आपके हाउस होल्ड से फर्म में फैक्टर सर्विसेज का फ्लो होगा, और फर्म से हाउस होल्ड में आपको गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा। रियल फ्लो में आपके सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ही एक्सचेंज होता है, कोई भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसीलिए हम इसको फिजिकल फ्लो बोलते हैं। अब रियल फ्लो जो है ना, वो आपकी ग्रोथ प्रोसेस की मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रियल फ्लो। ये आपके रियल फ्लो का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये आपका हाउस होल्ड्स, ये आपका फर्म। हाउस होल्ड से फर्म में जा रही है आपकी फैक्टर सर्विसेज जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली फर्म से हाउस होल्ड में आ रहे हैं आपके गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो ये तो हो गया रियल फ्लो। अब आते हैं मनी फ्लो पे। मनी फ्लो का मतलब फैक्टर पेमेंट्स का फ्लो होना। फर्म से हाउस होल्ड में आपकी फैक्टर पेमेंट्स फ्लो करेंगी, एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और हाउस होल्ड से फर्म में जो फ्लो करेगा वो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में मनी फ्लो करेगा। समझो इसको, हाउस होल्ड्स ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई, जिसके बदले फर्म उनको क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट्स दे रहा है। तो फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। अब जो इनकम को, जो फैक्टर इनकम हाउस होल्ड को मिली वो उसको स्पेंड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो हाउस होल्ड जो है फर्म के गुड्स एंड सर्विसेज जो उन्होंने प्रोड्यूस किए उनको परचेज करेगा, तो मनी स्पेंड किया, तो वापस वो हाउस होल्ड से फर्म में किस फॉर्म में गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। यहाँ पे मनी का एक्सचेंज होता है, दैट्स वाई इसको हम नॉमिनल फ्लो बोलते हैं, राइट। ये आपका मनी फ्लो का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे अगेन आपके दो सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फर्म। फर्म से हाउस होल्ड में आपके फैक्टर पेमेंट्स फ्लो कर रहे हैं, जैसे रेंट, वेजेस, लेबर है तो वेजेस दे दिए, लैंड के बदले अगर आपने रेंट दे दिया, अगर किसी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो उसको इंटरेस्ट मिल गया, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपको प्रॉफिट मिल गया। तो यही सब तरीकों से फर्म से फैक्टर पेमेंट्स गई हाउस होल्ड सेक्टर के पास।
हाउस होल्ड सेक्टर को ये इनकम जो मिली, उन्होंने इसको यूज़ किया एज एन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो वापस आ गई आपके फर्म्स के पास। तो ये आपका रियल फ्लो एंड मनी फ्लो यहाँ पे होता है ख़त्म। इसके बाद आपकी बुक में दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ योर स्टॉक एंड फ्लो। पहली चीज़, ये क्या होते हैं? स्टॉक एंड फ्लो आपके वेरिएबल्स होते हैं। आपने बहुत बार सुना भी होगा या बुक्स में पढ़ा होगा कि दिस इज़ योर स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड दिस इज़ योर फ्लो कॉन्सेप्ट। तो स्टॉक और फ्लो का भाई मतलब क्या होता है? तो स्टार्ट करते हैं स्टॉक से। स्टॉक वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। सो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। तो 1 जनवरी को आपकी शॉप में कितने स्टॉक पड़ा हुआ है गुड्स का, तो हम एक पर्टिकुलर डेट की बात करें तो वो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक वेरिएबल्स जो होते हैं ना, वो टाइम डायमेंशनल नहीं होते, क्योंकि इनको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो टाइम डायमेंशनल होने का कोई पॉइंट बनता नहीं है, राइट? जैसे आपने मनी सप्लाई टर्म 1 में जब पढ़ा होगा, अगर मनी एंड बैंकिंग, तो वहाँ पे हमने मनी सप्लाई पढ़ा था, राइट? तो मनी सप्लाई की डिफाइन में एक वर्ड आ रहा था, मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दैट्स वाई मनी को स्टॉक कॉन्सेप्ट कहा था, क्योंकि हम मनी सप्लाई जब मेजर करते हैं, मनी सप्लाई कि कितना अमाउंट ऑफ मनी लोगों के पास है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। सपोज आपके पास सेविंग्स होती है, कभी 100 रुपीज़ होते हैं, कभी 200 होते हैं, कभी 500 होते हैं, राइट? बट मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आज की डेट में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास कितने रुपीज़ हैं, तो वो आपका हो जाएगा स्टॉक। और अगर मैं इसी को इस तरीके से बोलूँ कि पूरे महीने में टोटल आपके पास कितना पैसा हो जाता है, आपकी सेविंग्स कितनी कलेक्ट हो जाती है, तो वो आपका हो जाता है फ्लो, क्योंकि वहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम आ गया, राइट? तो स्टॉक का मतलब वो वेरिएबल्स जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं। नाउ फ्लो वेरिएबल्स वो वेरिएबल होते हैं जिनका हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। सपोज मैंने बोला कि 2021 में कोविड पेंडेमिक चल रहा था, तो पूरे ईयर में आपके कितना डेथ रेट है, या फिर इस पूरे ईयर की नेशनल इनकम क्या है, या जीडीपी क्या है। जब भी हम एक पीरियड ऑफ टाइम लगा देते हैं या कोई ऐसी चीज़ जिसको हम एक पॉइंट पे मेजर ना कर पूरे एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर करते हैं। जैसे आप जब भी बर्थ रेट मेजर करते हो, तो क्या आप बर्थ रेट एक दिन का मेजर करते हो कि पूरे एक दिन में कितने बेबीज़ का बर्थ हुआ? नहीं, आप उसको एक ईयर के लिए मेजर करते हो कि इस ईयर में बर्थ रेट कितना था। दैट्स वाई वो आपका फ्लो वेरिएबल होता है, राइट? अब हमने यहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम लगा दिया, तो मतलब फ्लो वेरिएबल्स जो होते हैं वो टाइम डायमेंशनल होते हैं, क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किए जाते हैं। पीरियड ऑफ टाइम आपका एक दिन भी हो सकता है, एक वीक भी हो सकता है, एक ईयर भी हो सकता है। तो ये आपका कुछ स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट था, राइट? ये ना एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है स्टॉक एंड फ्लो को समझने के लिए। याद देखो, ये एक जार है जिसके अंदर एक पानी है, तो जब मैं आपसे पूछूंगी कि इसके अंदर कितना पानी है, तो मैं यही बोलूँगी ना कि अभी इसके अंदर कितना पानी है। तो दैट्स वाई ये आपका स्टॉक होता है, क्योंकि हमने ये पानी जो मेजर किया ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो, ये पानी फ्लो कर रहा है, इसलिए ये फ्लो वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आपसे ये बोलूँगी कि कितना पानी फ्लो कर रहा है इस टैप से, तो इस केस में क्या आप मुझे ऐसे आंसर कर सकते हो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना पानी फ्लो किया? ऑब्वियसली नॉट। हम इसको ऐसे ज़रूर बता सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर 1 लीटर पानी फ्लो हुआ, 2 लीटर पानी फ्लो हुआ, इस तरीके से तो आप बता सकते हो ना। पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पानी फ्लो हुआ ये तो कोई बता नहीं सकता है। सो दैट्स वाई ये आपका फ्लो वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम लग गया। ऑल्दो वो पीरियड ऑफ टाइम 1 साल या 1 महीना नहीं है, एक पर्टिकुलर 1 मिनट है। मिनट का टाइम पीरियड भी आपका टाइम पीरियड होता है, ठीक है? तो ये आपका फ्लो एंड स्टॉक का कंसेप्ट होता है खत्म, राइट? सो अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी। तो सबसे पहले सिंपल इकोनॉमी का मतलब समझते हैं।
हमने देखा था यार, जब हम की कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि 4 सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। सिंपल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर्स हम अज्यूम करते हैं, दैट इज योर हाउस होल्ड एंड योर फर्म, राइट। हाउस होल्ड आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं एंड गुड्स एंड सर्विसेज के कंज्यूमर होते हैं। फर्म्स आपके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और उनको सेल करते हैं हाउस होल्ड्स को। इस इकोनॉमी में आपका गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर का कोई भी रोल नहीं होता है। तो ये तो होती है आपकी सिंपल इकोनॉमी, राइट। अब सिंपल इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो को पहले डायग्रामेटिकली समझते हैं। आपके 2 ही सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म, राइट। हाउस होल्ड से फर्म में या तो फैक्टर सर्विसेज फ्लो होती है, दैट इज योर रियल फ्लो, या फिर आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में जाता है, या आपका मनी फ्लो का लूप है। सिमिलरली फर्म से हाउस होल्ड्स में आती है फैक्टर पेमेंट, मनी फ्लो, दैट इज योर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करती हैं, दैट इज योर रियल फ्लो। तो यही होता है, हाउस होल्ड से फर्म में ये दोनों चीजें फ्लो करती है एंड फर्म से हाउस होल्ड में ये दोनों चीजें फ्लो करती है। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि कोई भी सेविंग्स नहीं होती हैं, जितना भी प्रोडक्शन होता है वो डायरेक्टली आपका कंज्यूम किया जाता है, राइट। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी में तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फैक्टर सर्विसेज सिर्फ फर्म को ही सप्लाई करता है एंड फर्म्स जो है फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से ही हायर करते हैं। ये हम इसमें अज्यूम करते हैं क्योंकि इसमें और कोई सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, राइट। अब फर्म्स क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है और एंटायर आउटपुट को हाउस होल्ड्स को सेल कर देती है। अब हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर इनकम रिसीव होती है जो वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके बदले में, एंड वो उस इनकम को कंजम्पशन पे स्पेंड कर देते हैं, एंटायर इनकम को। मतलब यहाँ पे कोई भी सेविंग नहीं होती है इकोनॉमी में, ना ही आपका हाउस होल्ड सेक्टर सेव करता है ना ही फर्म सेव करती है। आप अगर इसमें देखें तो जो आपका आउटर लूप है ये आपका रियल फ्लो शो कर रहा है, इनर लूप आपका मनी फ्लो शो कर रहा है। तो दोनों को ही कंबाइन करके लिखा गया है। बस यहाँ पे एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि कोई भी सेविंग्स नहीं होती है 2 सेक्टर सिंपल क्लोज्ड इकोनॉमी में। इसमें एक और केस होता है 2 सेक्टर में, ये तो था आपका विदाउट फाइनेंशियल मार्केट जो हमने अभी पढ़ा। जो नेक्स्ट केस मैं बता रही हूँ आपको उसमें आपका सिर्फ यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट आ जाता है, राइट। फाइनेंशियल मार्केट का क्या रूल रहता है कि हाउस होल्ड्स कुछ पार्ट को सेव करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, दैट इज योर सेविंग्स, एंड फर्म भी अपना कुछ पार्ट फाइनेंशियल मार्केट के साथ सेव करता है। इवन अगर फर्म को अपने बिजनेस के लिए कुछ फंड्स चाहिए तो वो फाइनेंशियल मार्केट से बोरोइंग भी करता है। तो यही रूल होता है आपका फाइनेंशियल मार्केट का। बस इसमें फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पे सेविंग्स होती हैं, ठीक है, बाकी रेस्ट आपका सेम रहता है। सिर्फ चेंज यहाँ पे आता है कि विदाउट फाइनेंशियल मार्केट में आप लिखते हो देयर इज नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी, बट विद फाइनेंशियल मार्केट में आप लिखते हैं कि देयर इज अ सेविंग इन द इकोनॉमी, राइट। उसके बाद सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी के कुछ कंक्लूजन्स है। ये आपका विदाउट फाइनेंशियल मार्केट है। यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट का कोई रोल नहीं है। अगर फाइनेंशियल मार्केट का कोई रोल नहीं है तो आपका जितना भी प्रोडक्शन है वो आपके कंजम्पशन के इक्वल होगा, क्योंकि एंटायर अमाउंट को सेल कर दिया और उन्होंने एंटायर अमाउंट को कंज्यूम कर लिया। फैक्टर पेमेंट्स आपके फैक्टर इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तीनों ही चीज़ें इक्वल होंगी, राइट। एंड योर रियल फ्लो और मनी फ्लो भी इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सेविंग्स नहीं है, इसलिए आपके ये कंक्लूजन्स आते हैं सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी में, राइट। आई होप आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।